नमस्कार। अमेरिका ने कहा हमास आतंकी है, हमने कहा आतंकी है। अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह आतंकी है, हमने मान लिया हिजबुल्लाह आतंकी है। अमेरिका कहता रहा हूती आतंकी है, हमने वो भी मान लिया आतंकी है। अमेरिका ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन आतंकी था, हमने वो भी मान लिया। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि पन्नू आतंकी है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वो हमारा नागरिक है। और उसकी हत्या के आरोप में भारत के एक रॉ ऑफिसर विकास यादव, जिसे आप नौकरी से निकाल दिया गया है, उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रविकांत सर, ये है मोदी का डंका। 10 साल में मोदी जी ने ये किया है, विदेश नीति का तो भट्टा बिठा दिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली भट्टा बिठाना, और मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल करूंगा, बैंड बजा दिया है पूरे तरीके से। और उसके अगर आप उदाहरण देखें, एक तो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। बांग्लादेश के हालात सबको मालूम है, श्रीलंका में चाइना बैठा हुआ है, नेपाल में चाइना का अब दखल हो गया, यहाँ तक कि भूटान भी भारत से आंख उठा करके बात कर रहा है। और फिर पाकिस्तान, चाइना तो है ही। अफगानिस्तान के साथ जो यहाँ पहले बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, अब वो चीज नहीं है, तालिबान जब से आया है। तो आपके पास एक तो जो आसपास के देश हैं उसमें कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर चाइना, जो चाइना की घेरेबंदी चल रही है, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ जी। अब ये हुआ है कि एस जयशंकर पाकिस्तान के साथ थोड़ा पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट के जरिए। ये तब आपको याद आ रहा है जब चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है और पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने कुछ नहीं। असली जो दुश्मन है भारत का वो चाइना है जी। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका के साथ जो भारत की विदेश नीति रही है, आप नेहरू जी के समय से याद कीजिए, गुटनिरपेक्षता की राजनीति रही है, विदेश नीति रही है, जिसमें हमेशा बैलेंस, एक तरफ सोवियत रूस होता था, दूसरी तरफ अमेरिका होता था। दो महाशक्तियों से एक समान दूरी पर भारत रहता था, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, अपने स्वाभिमान को मेंटेन करने के लिए। और इसीलिए भारत जब तीसरी दुनिया के देशों में, जो नव स्वतंत्र देश थे, वो चाहे युगोस्लाविया हो, मिस्र हो, या अफ्रीकी के देश हो, लैटिन अमेरिका के देश हो, इन देशों में भारत की एक बड़ी पहचान होती थी, एक सम्मान होता था, भले ही भारत बेहद गरीब था। लेकिन आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है आर्थिक रूप से। वो बात अलग है कि अंदर से देश खोखला है। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ लगातार हम कुपोषण में नीचे जा रहे हैं, भूख के सूचकांक में हम नीचे जा रहे हैं, गरीबी में हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां इस समय भारत की हैं कि विदेश नीति के मामले में आपको अमेरिका हो या नेपाल हो, सबसे मजबूत देश और जो हमसे कमजोर देश हैं उनमें आपका चाहे नेपाल हो, सब लगभग भारत को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक तो अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण किया, पहले आपने चेंज की पूरी विदेश नीति को कि हम रूस को छोड़ देंगे, गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ देंगे, और उसके बाद हम केवल अमेरिका के पिट्ठू बन जाए, पिछलग्गू बन जाए, पिछलग्गू बन जाएंगे। ये जो आपने किया, तो आज आप कुछ भी बोलते रहे कि पन्नू आतंकवादी था कि नहीं था, इसके प्रमाण ना हमारे पास है, भारत सरकार अपना दे रही होगी। लेकिन अमेरिका अगर ये कह रहा है कि उसका नागरिक है और उसे रॉ के एजेंट के जरिए मारा गया है, मरवाया गया है, तो डेफिनेटली अगर आप में कुछ सम्मान बचा होता, अमेरिका अगर आपसे बराबरी पर बात कर रहा होता, तो वो इस तरह से खुल करके नहीं बोलता, अंदर खाने बात हो रही होती, ये कभी बाहर नहीं आता। लेकिन अब अमेरिका खुल करके ऐसे पेश आ रहा है जैसे भारत इस समय गुनहगार है। भारत की सरकार दूसरे देशों में जाकर के लोगों को मरवा रही है, इसका मतलब यही है। इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है, कमजोर हो रही है, और ये नरेंद्र मोदी का डंका है।
बिल्कुल सर, अमेरिका अगर पाकिस्तान में घुसकर जिसे आतंकी अमेरिका ने घोषित किया ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार सकती है, तो अगर भारत ने जिसे आतंकी घोषित किया अगर घुसकर मार दिया अमेरिका में या फिर कनाडा में, तो फिर इससे दिक्कत क्या है? अगर सीना तान के मोदी जी बोल तो सकते थे ना कि ठीक है, जहां भी आतंकी होगा हम घुसकर मारेंगे जी। कहते हैं ना, लाल आंखें सीना 56 इंच की छाती, कहाँ चली गई सर? अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो हुआ उसको लेकर के भक्त मंडली में ये होगा कि अब देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया, अजीत डोभाल ने क्या कर दिया, अमित शाह ने क्या कर दिया कि वहां पे जाकर के रोके एजेंट के जरिए उसको खत्म करवा दिया। लेकिन आपकी हिम्मत है क्या ये कहने की खुलेआम? छोड़ दीजिए भक्तों को, क्या मोदी जी या विदेश मंत्री एस जयशंकर या अमेरिका में बैठे हुए जो भारत के राजदूत हैं, क्या ये बोल सकते हैं? इंडिया कमिश्नर बोल सकते हैं क्या कि हाँ हमने मरवाया, हमारे लिए वो आतंकी था? आपकी हिम्मत है क्या? और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप पिछलग्गू बन चुके हैं अमेरिका के। सिर्फ चाय बनाने से और ओबामा को ओबामा कह देने से आप अमेरिका के बराबर नहीं हो जाते। आपको एक दूरी रखनी थी, वो आपने दूरी खत्म कर दी और आप अमेरिका के पिछलग्गू बनकर के रह गए। इसलिए अमेरिका जो कहेगा, जो आरोप लगाएगा, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खुल करके कुछ ऐसा प्रतिवाद कर सके जो कभी इंदिरा गांधी ने किया था। आपको याद होगा प्रज्ञा जी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार चल रहा था, जब बांग्लादेश बना, और उस समय के राष्ट्रपति ने क्या कहा था? खबर भिजवाई थी या कि अपने प्रधानमंत्री को बोल दीजिए कि ये सब ना करें, और वो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का बेड़ा आ गया था। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम चिंता नहीं करते कि तुम्हारा राष्ट्रपति क्या कह रहा है, हमसे क्या कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने पूरा ताल ठोक करके किया, बांग्लादेश को अलग किया। ये होती है प्रधानमंत्री की ताकत सर। हमने ये होती है डालकर परमाणु परीक्षण किया सर। यस, और वो इंदिरा गांधी थी जब देश बेहद गरीब था, हरित क्रांति तब शुरू हो रही थी। ये तब की पोजीशन है। आज तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी को जो भारत मिला था, आत्मनिर्भर और बढ़ता हुआ भारत मिला था। आईटी में की बात करते हैं, नया भारत अमेरिका का पिछलग्गू कैसे हो गया? मोदी जी ने नए भारत का जिक्र किया और उन्होंने ये बात कही कि हमने नया भारत बना दिया है। नया भारत अमेरिका का पिछलग्गू क्यों बना हुआ है? बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि इससे पहले तो हमारा देश स्वतंत्र था, हमारा देश किसी देश का पिछलग्गू नहीं हुआ करता था, बराबरी की बात होती थी अमेरिका से। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि ये जो दक्षिणपंथी राजनीति है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो विचारधारा है और दूसरा लीडरशिप है। विचारधारा जो हिंदुत्व की है वो अमेरिका की तरफ पहले से झुकी हुई है। आप जनसंघ के जमाने से देखिए, उस समय की जितनी भी दक्षिणपंथी ताकतें थी, हिंदू महासभा हो, रामराज्य परिषद हो, ये सारी ताकतें अमेरिका की पिछलग्गू बनने के लिए तैयार थी। नेहरू की आलोचना कर रहे थे ये लोग कि नहीं साहब, गुटनिरपेक्षता क्या होती है, आपको तो अमेरिका के साथ खड़े हो जाना चाहिए। वो नेहरू ने नहीं किया उस समय, और एक अपना स्वाभिमान, एक सॉवरेंटी सामने रखी। उन तमाम देशों के साथ मिलकर के खड़े हुए जो नौ स्वाधीन थे, जो स्वतंत्रता जिन्होंने छोड़ी थी, जो विकासशील देश की श्रेणी में थे, उन देशों की नुमाइंदगी की नेहरू ने, तो वो एक सम्मान हासिल किया। और तब नेहरू बोलते थे, इंदिरा गांधी बोलती थी तो दुनिया सुनती थी जी, विचार करती थी दुनिया। आज की हालत क्या है? आपको 5वीं इकोनॉमी मिला वो देश, और आपने केवल विचारधारा के चलिए कि आप इजराइल के साथ चले जाएंगे, जबकि हमने क्या वादा किया था कि हम फिलिस्तीन के साथ थे। बिल्कुल, हम फिलिस्तीन के साथ, इंडिया फिलिस्तीन के साथ था, ये हमारी विदेश नीति थी। आप इजराइल के साथ चले गए, आप अमेरिका के साथ नहीं गए, आप पिछलग्गू बन गए। दूसरा, नरेंद्र मोदी की अपनी पर्सनालिटी है। उन्हें दरअसल अपने भक्तों को यह दिखाना है कि साहब ये तो जो 56 इंच की छाती है, देखिए बहुत ताकतवर, तो हम बराक ओबामा हमको चाय पिला रहे हैं, ये दिखाना। डंका बज रहा है पूरा दुनिया में, हाउ डू मोदी हो रहा है, ये दिखाना। ये दरअसल क्या है ना, ये बहुत ओछी किस्म की राजनीति है। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं प्रज्ञा जी, देश की राजनीति में आप विभाजन करते ही सब करते हैं,
लेकिन रक्षा मुद्दा, विदेश नीति, इसमें कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करते। जी। और यही 2-3 ऐसे मुद्दे होते हैं, जब राष्ट्रहित का मुद्दा, वही विदेश नीति, कि जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ खड़े होते हैं। आज अगर पाकिस्तान या चाइना हरकत करे कोई, तो आज राहुल गांधी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आज वो खड़े होंगे साथ में। ये होती है विदेश नीति, रक्षा नीति, जहां पर आपकी आइडियोलॉजी नहीं, एक देश की बात होती है। देश के भीतर राजनीति कुछ भी हो, सत्ता में कोई हो, विपक्ष में कोई हो। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि अपने पर्सनालिटी कल्ट के लिए उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया, अमेरिका का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते करते उन्होंने देश को गुलाम बना दिया, एक तरह से गर्त में पहुंचा दिया। उस देश की कोई इज्जत बाहर नहीं रह गई। कहा गया कि नहीं साहब डंका बज रहा है। सच्चाई ये है कि फोटो वोटो जैसे खिंचाई होती है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आलम यह है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना लोग नहीं पसंद करते। केवल भारत को जो इज्जत मिल रही है उसकी मूल वजह है भारत एक उभरता हुआ देश है जी। इकोनॉमी मजबूत हो रही है, एक बड़ा मिडिल क्लास भारत के साथ, भारत के पास एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। तो बाजारी जो शक्तियां हैं उनको इस देश में अपना सामान बेचना है। तो जो कंज्यूमर क्लास है भारत का, उसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है। और कुछ जो सामरिक जियो पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं कि अमेरिका को चाइना को थोड़ा चेक करना है, तो वो भारत को थोड़ा मदद कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन विकास यादव के प्रकरण ने तो बता दिया कि ये जो डंका वंका है ये बिल्कुल झूठा है, ये एक तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया भक्तों को खुश करने के लिए। बिल्कुल वही है। अब जिस तरह से अमेरिका ने इसमें अपना रोल अदा किया है, उन्होंने कहा कि ये गुनहगार है ये व्यक्ति जी। और वहां न्याय प्राधिकरण में मामला चल रहा है, उनको वो आदमी चाहिए। और आपकी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि नहीं साहब ऐसा, आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गिरफ्तार है, और वो पहले तो आपने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आप इनकार करने की पोजीशन में है। बोलिए ना सीना ठोक करके कि हाँ हमने जाकर के ठोका। यही मोदी जी के भक्त थे ना, घर में घुस करके मारेंगे जी। मोदी जी तो घर में घुस करके मारते हैं। अब बोलिए ना सीना ठोक के कि हाँ हमने मरवाया, क्योंकि आपकी तो आदत हो गई है, आपको विदेश नीति की को लेकर के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने कनाडा के साथ क्या किया, मतलब भारत को कहीं का नहीं छोड़ा है। वही नरेंद्र मोदी जो कनाडा में जाकर के कह रहे थे कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर कह रहे हैं 2ab कहां से आया। एक तो मजाक उड़वाया। आप कनाडा में है, ये भारत के लोग नहीं है कि थोड़ा शर्म लिहाज करके छोड़ देंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला और कैसे बोला, हो सकता है कि मती मारी गई हो उस समय। कनाडा में आप अपना अपमान करवा रहे हैं, देश का मजाक बनवा रहे हैं कि 2ab कहां से आया। ये 8वीं क्लास का बच्चा जानता है कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं। क्यों ये मजाक उड़वा रहे हैं। और उसी कनाडा के साथ आपने क्या किया, ये एक्स्ट्रा 2ab आप कहां चला गया आपका जी। इसका मतलब है कि आप देश को नहीं संभाल पा रहे, आप केवल भीतर की राजनीति को और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाए। अच्छा रविकांत सर, जिस तरीके से कनाडा के साथ ये किया गया कि उनके राजनयिकों को अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया, उनके राजनयिकों को भगा दिया, तो क्या अमेरिका के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे? अमेरिका ने विकास यादव जो रॉ ऑफिसर हैं उनको मोस्ट वांटेड घोषित करके देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है सर, भारत का अपमान किया है। आपने वो फोटो देखी जिसमें वो वर्दी पहने हुए हैं? क्या साबित करना चाहता है अमेरिका? नीचा दिखाना चाहता है भारत को? देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका का हित सर्वोपरि जी। और चाहे उसमें डेमोक्रेट्स आ जाए चाहे रिपब्लिकन आ जाए, नरेंद्र मोदी हो यहां या कोई और हो, उनके लिए अमेरिकी हित सर्वोपरि। अमेरिका के भीतर वो कोई दखलंदाजी नहीं पसंद करता है। ये जब आप कर रहे थे तो प्रज्ञा जी कई बार अंदर खाने चीजें संतुलित करके भी की जाती, जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, ये बात बाहर नहीं आई, लेकिन जरा आप सोचिए कि भले ही वो रात में ऑपरेशन हुआ था, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहीं कोई
बातचीत नहीं थी? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। कोई था जिसको विश्वास में लेकर के ये किया गया था और डिनाई कर दिया गया बाद में। क्या ये काम भारत नहीं कर सकता था? लेकिन चूंकि आप उस हैसियत में ही नहीं है कि आप राजनयिक स्तर पर ये बात करके, और अगर आपको लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पन्नू आतंकवादी था कि नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा वो कहने का वो नहीं, लेकिन अगर भारत सरकार की नजर में ये है तो फिर आपको राजनयिक स्तर पर ये सारे काम करने, आप प्रत्यर्पण कर सकते थे, आप जेल में डाल सकते थे या जो भी कर सकते थे, लेकिन आप वहां जब इस तरह का काम करवा रहे हैं और अमेरिका आपके साथ नहीं है तो कल को आपको मुंह काला करना ही पड़ेगा। समस्या ये है। अब आज क्या भारत की इज्जत रह गई है? अब कहां गया वो 56 इंची और डंका बज रहा था विश्व गुरु भारत, अब आज कहां चला गया? सर आज ये वो सब तो तो तब याद आएगा ना जब अभी तो हम क्या कर रहे हैं सर, बहराइच में दंगा हो रहा है, दंगे की आड़ में भाजपाई वोट गिने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बनाया जा कब रहा तक है वोट चलेगा? का। ये एक्चुअली क्या है ना कि दंगे की आड़ में जो किया जा रहा है लोगों को फिर से, कि कोई रोजगार की बात ना करे, कोई ये ना जी पूछे कि 400 रुपए किलो लहसुन क्यों बिक रहा है, 120 रुपए किलो टमाटर क्यों है, ये सब सवाल ना हो, और लगातार लोगों को धर्म के आग में झोंकते रहे, आप ये काम कर रहे हैं। और ये खबर भी दब जाए, किसी के पास सूचना ना पहुंचे कि क्या हुआ है, अमेरिका किस तरह से आप पर चाबुक चलाना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम है भारत को लेकर, वो है कि उसे एशिया में कंट्रोल करके रखना है, चाइना को खास करके। तो उसके लिए वो भारत के साथ अपने आप को जोड़े रखना चाहता है। ये भारत के लिए अच्छा है। इसको कहते हैं ना कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है कि हम अमेरिका को थोड़ा बहुत झुका सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे पर कुछ भी करते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे इशू हैं जहां चाइना और अमेरिका एक साथ खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ, ये भी तो परिस्थिति है। तो भारत की स्थिति बेहद कमजोर बना दी गई है विदेश नीति के स्तर पर, और ये इशू ये कह रहा है कि पूरी तरीके से फेल्योर है विदेश नीति का। आपने अमेरिका के साथ भी रिश्ते नाजुक बना दिए, कनाडा के साथ तो उठा पटक हो गई, आपने राजनयिक वापस किए, उन्होंने वापस किए। जैसे नहीं दो पड़ोसियों में झगड़ा होता है, दो नक चढ़े लोग हैं और उन्होंने, अरे भाई आप विदेश नीति पर काम कर रहे हैं। पहले कभी आपने सुना था किस तरह से राजनयिक हो गए? पहले भी तनाव होते थे, बिल्कुल, लेकिन किसी को खबर नहीं होती थी, अंदर खाने बातचीत हो जाती थी। हाँ, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता था, लेकिन ये स्थिति नहीं होती थी कभी जो आज हो रही है। और ये आप जी, एक बात मैं अभी सोच रही हूँ कि ये नए भारत में ये नई विदेश नीति क्या है, इसका मतलब मैं समझना चाहूंगी आपसे। आप बेहतर समझा पाएंगे कि हमने फिलिस्तीन का साथ छोड़ करके इजराइल का साथ पकड़ लिया। क्या फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं? क्या एक ये कारण है कि हमने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया? बल्कि हमारा जो कमिटमेंट था वो फिलिस्तीन के साथ था, हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होते थे। अचानक से विदेश नीति में बदलाव हुआ और हम इजराइल के साथ चले गए। देखिए ये मोदी जी की अपनी स्टाइल है। जब वो अरब कंट्री जाते हैं तो वहां मुसलमानों के गले लगते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, लेकिन भारत में क्या करते हैं? कपड़ों से पहचानिए इनको। अमित शाह बोलेंगे इतने दूर से बटन दबाइए कि करंट वहां तक पहुंचे, शाहीन बाग तक। तो ये बड़ा भद्दे किस्म की राजनीति है। यहां आप हिंदू मुसलमान खुल करके करेंगे। फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो दरअसल एक तो सीधे इस्लाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुस्लिम तो पूरा ही है। वो जो जिसको हम लोग भाईचारा कहते हैं, इस्लाम में जो भाईचारा है उसके जरिए एक विश्व बंधुत्व है मुस्लिम समाज में। तो आपको चूंकि पॉलिटिक्स यहां करनी है एंटी मुस्लिम, तो आप वहां फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये दिखाएंगे। इजराइल कौन है? इजराइल जो है वो एंटी मुस्लिम है फिलिस्तीन के संदर्भ में, तो आप इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे। और दूसरे हित नहीं है आपके, दो ही हित हैं इस समय। एक तो जासूसी कराने के लिए बहुत सारे
इक्विपमेंट्स आपको चाहिए इजराइल से? हम्म, पेगासस आया था, कहां से आया था? और दूसरा, आपको एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है तो आप इजराइल के साथ खड़े हो जाइए, बाकी और कोई हित नहीं है भारत का। बता दीजिए मुझे क्या हित है भारत का? जी, भारत की जो सम्मान रहा है दुनिया में, वो दो वजहों से। एक तो ऐसा लोकतंत्र जो बेहद गरीब था, दुनिया का पहला लोकतंत्र है जिसके ध्वस्त होने की भविष्यवाणियां की गई थी। अरे साहब, इतना विविधतापूर्ण देश है, वो इतना गरीब देश है, निरक्षर लोगों का लोकतंत्र ही तो टिक ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों का है, तंत्र है। लेकिन भारत ने ये सिद्ध किया, साबित किया, और इसके लिए हम भारतवासियों को गर्व करना चाहिए जी, कि हमने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया दुनिया को, कि एक ऐसा देश जिसमें निरक्षर अधिकांश है, गरीब अधिकांश है, लेकिन वही निरक्षर और वही गरीब लोकतंत्र के सबसे मजबूत पाए हैं। पिलर है। सबसे ज्यादा वोट कौन करता है? शहरी महानगरीय मतदाता करता है क्या? उस दिन घरों में बैठ करके वो पत्ते खेलता है। वोट करने कौन जाता है? आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, ये वोट की लाइन में लगा होता है। इसने लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाया है। एक ये, दूसरा सेकुलरिज्म। हमने वो तंत्र डेवलप किया, और ये संविधान सभा में बहुत तय हुआ था कि हम हर धर्म का सम्मान करें, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और ये जो स्थिति है वो दुनिया में आपको एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर के खड़ा कर देती। और तब हम कहां खड़े हो रहे थे? दरअसल भारत ने हमेशा अपना पक्ष रखा है कमजोर के साथ। ये फिलिस्तीन कमजोर है, कमजोर के साथ अपने आप को रखा, और ये भारत का मान बढ़ा रही थी दुनिया। अमेरिका के साथ खड़े होकर के आप बौने लगेंगे ना, आपकी क्या हैसियत होगी अमेरिका के सामने खड़े होकर के? खड़े होना है तो अमेरिका के इंदिरा गांधी की तरह आप खड़े होइए ना, कि राष्ट्रपति निक्सन क्या चाहते हैं जाने दीजिए, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तुम्हारा राष्ट्रपति जो भी कहता रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। उसके बराबर आप आकर के खड़े होइए, उसके छाया में मत खड़े होइए। इजराइल की ताकत के सामने नहीं खड़े होइए आप जो कमजोर है उसके पक्ष में खड़े होइए, तब सम्मान होता है। तब नेहरू की विदेश नीति कामयाब थी, नेहरू का सम्मान दुनिया में होता था। क्या उस समय क्या था? अधिकांश लोग भुखमरी की कगार पर थे। सर, यहाँ तो ये कहा जाता है, गोदी मीडिया में हम 24 घंटे ये देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे मोदी जी के, इतने बड़े फैन हैं, और न जाने कैसी कैसी बातें यहाँ पर डंका बज रहा है, और बैंड बाजा बारात से स्वागत किया जा रहा है, राष्ट्रपति पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो क्या ही सर डंका, भयानक ही डंका बज रहा होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कनाडा में मारा गया आतंकी पन्नू, अमेरिका घुस गया, अमेरिका ने सब कुछ ले लिया अपने ऊपर, अमेरिका ने घोषित कर दिया, हमारे यहाँ के सिपाही को, हमारे यहाँ के रॉ ऑफिसर को बोल दिया, क्या बोलते हैं, मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया सर। देखिए, कभी कभी ये लगता है जो भक्त है ना, बड़े भोले हैं, उनको जो भी कहा जाता है वो स्वीकार कर लेते, उनके पास दिमाग नहीं है। उनका अब दिमाग काहे से, उनको गाय और गोबर ये सब सिखाया जाता है, तो दरअसल उनका दिमाग भी उसी तरह का हो गया है। अब जो भी उनको सूचना मिलेगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, उसी के आधार पर वो चलेंगे। अब आज की परिस्थिति क्या है वो सबको दिख रही है। असल में जो पन्नू को लेकर के अमेरिका कह रहा है, और जिस तरह से उसने मोस्ट वांटेड, ये क्या है? एक आपका रॉका अधिकारी है, उसको आप अपमानित करते हुए देख रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, और इस पर सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्शन करना चाहिए। लेकिन आप दाएं बाएं कर रहे हैं, आप स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, आप दाएं बाएं कर रहे हैं कि नहीं साहब अभी है नहीं, अभी यहां है, अभी वहां है, गिरफ्तार है। ये नहीं है ना, छाती ठोक करके बोलिए ना कि ये परिस्थिति है, इसमें हमने ये किया, बात खत्म है। दुनिया को आप बताइए हमारी विदेश नीति है, अगर आपकी है कुछ तो। अदरवाइज फिर आप गुमराह हैं, आप केवल लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ऑटोग्राफ दे रहे थे। आप भूल जाते हैं कि नेहरू का क्या कद था। राजीव गांधी गए थे तो वहां के राष्ट्रपति उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए।
ये एक कटसी होती है। अब बेचारों को ये भी नहीं मालूम है ना, उन भक्तों को ये थोड़ी ना पता है, जी। ये कटसी होती। अरे हमारे घर में कोई आता है ना तो हम बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, वो हमसे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन ये एक कटसी है। अब अगर वहां के राष्ट्रपति ने ये किया है तो सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं किया है। आप जरा वो दृश्य याद कीजिए, मनमोहन सिंह जब वहां की पार्लियामेंट में गए थे तो तालियां कितनी देर तक बजती रही। जी। तो ये व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, ये देश का सम्मान देश का होता है। सम्मान होता है। बिल्कुल सही भक्तों की बात। समस्या क्या है कि वो मोदी का सम्मान चाहते हैं, देश का सम्मान नहीं चाहते। जी। मोदी से ऑटोग्राफ ले या मोदी को अपने घर में बिठा लें, सवाल देश का है। आपका सम्मान देश की वजह से होता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज मोदी है कल कोई और आएगा, पहले मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, तो वो सम्मान देश के लिए मिलता था कि देश के मूल्य क्या है, यस। किन सिद्धांतों पर देश जा रहा, आपकी मीडिया का, आपकी जुडिशरी का, आपकी संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या है, सेकुलरिज्म को लेकर के सोच क्या है, गरीब के प्रति आपकी सोच क्या है। अब यहां गरीब मरता है तो मरता रहे, आप ये सोच है उस हिंदुत्व की। जी। पहले गांधी का क्या कहना था, अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचना, ये सपना था गांधी का। सामाजिक न्याय हो, ये सपना था डॉक्टर अंबेडकर का। समाजवाद इस देश में स्थापित हो, ये सपना था भगत सिंह का। जी। विदेश नीति कैसी हो कि हम भले ही गरीब हों लेकिन दुनिया में हम सम्मान के साथ खड़े हों, ये सपना था नेहरू का। लेकिन आज क्या है, सिर्फ मोदी का डंका बज रहा है बस। इसके अलावा आपने कुछ और सुना कभी? बिल्कुल नहीं। कि भारत को लेकर के क्या हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल मोदी का डंका बज रहा है। तो ये दरअसल भक्त बहुत भोले भाले हैं, उनको माफ कर देना चाहिए जी। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। रविकांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, और इस विषय पर चर्चा होनी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए हमने इस पर चर्चा करी। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।